बर्नी ने उसे सृष्टि का आश्चर्य बता दिया। एल्फिंस्टन ने उसे पागल बता दिया। इब्न बतूता ने उसे उतावला और उत्सुक बना दिया। इसामी ने उसे खूनी और रक्त पिपासु बता दिया। हाय लबासा ड्रीमर्स, आज हम दिल्ली सल्तनत के एक और सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। गयासुद्दीन तुगलक के 5 पुत्र थे। पांचों पुत्रों में वह सबसे बड़ा था। वह 1325 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठता है। उसका रियल नेम होता है फखरुद्दीन, लेकिन उसे उसके पिता के द्वारा उलुग खां की भी उपाधि उसे प्राप्त थी। वह 1325 ईस्वी में वह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वह गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक के पास अरबी, फारसी, गणित, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का एक अटूट ज्ञान था। मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा कवि भी था और एक अच्छा सुलेखक भी था। गयासुद्दीन तुगलक मीन मोहम्मद बिन तुगलक के पिता ने उसको साहित्यिक और सैनिक दोनों ही प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर एक विद्वान और एक सैनिक दोनों के गुण उसके अंदर विद्यमान थे। मोहम्मद बिन तुगलक जब राज सत्ता पर बैठता है, जब गद्दी पर बैठता है, तो उसका कोई विरोध नहीं करता है। राजारोहण के बाद करीब 40 दिन तक वह तुगलकाबाद में रहता है और तुगलकाबाद से फिर वह 40 दिन के बाद वह दिल्ली में आता है, प्रवेश करता है और अपनी दिल्ली सल्तनत की दिल्ली की गद्दी पर वह बैठता है। उसने सत्ता धारण करने के पश्चात राजत्व के सिद्धांत का पालन किया। मतलब यह हुआ कि उसने खलीफा को सर्वोपरि नहीं माना, खलीफा को अपने से श्रेष्ठ नहीं माना। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं को खलीफा की उपाधि दे दी, एक अमीर उल मोमिनीन के नाम से। उसने यह उपाधि स्वयं ही धारण कर दी। ऐसा केवल खिलजी वंश में हमने मुबारक शाह को देखा था कि उसने खलीफाओं को नहीं माना था और खुद को एक खलीफा बता दिया था। उसी प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अमीर उल मोमिनीन के नाम से खलीफा की जो सत्ता है उसको इनकार करता है और स्वयं को श्रेष्ठ बता देता है। बलबन की ही भांति मोहम्मद बिन तुगलक भी सुल्तान को ईश्वर की प्रतिछाया बतलाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जनता को कि इसका पैगाम देने के लिए, इसका मैसेज देने के लिए कि सुल्तान ईश्वर की प्रतिछाया होती है, उसने किया क्या कि तांबे और अन्य धातुओं से के माध्यम से जनता को एक राजत्व का महत्व बताने का एक वह विशिष्ट प्रयास करता है। क्या करता है? वह प्रयास करता है। उसने सिक्कों पर यह अंकित करवाया कि सुल्तान ईश्वर की प्रतिछाया है और ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। इस प्रकार के शब्दों को उसने वहां पर खुतवाया। उसने खलीफाओं को एक मुकद्दम की एक राशि भेजनी होती थी, उसे भी वह रोक देता है। उसका शासन काफी उदारता से परिपूर्ण था। जियाउद्दीन बर्नी उसके बारे में अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में लिखते हैं कि जब उसने राज सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफी स्वतंत्र था। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने केवल हिंदुओं को ही नहीं बल्कि विभिन्न निम्न कुलों एवं जातियों के व्यक्तियों को भी अपनी राज सत्ता में उच्च स्थान प्रदान करता है। मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी धर्म नीति, उसकी उदार नीति औरों से अलग थी। अगर हम सामाजिक नीति, सामाजिक कुप्रथाओं की बात करें कि जो अंग्रेजों के समय में हम बात करते हैं कि वह दूर करने का प्रयास किया गया था, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने के लिए एक विशिष्ट योजना बनाता है और उसने पूरा प्रयास करता है कि सती प्रथा को रोक दिया जाए। ठीक है। उसके धार्मिक नीति की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक वो तो इस्लाम के धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने किया क्या कि योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया, ना कि किसी नस्ल या किसी जाति के बेस पर उसने ऐसा काम किया। उसने हिंदुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया। ठीक। और वह हिंदुओं के त्योहारों में, होली में वह भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान था। वह विद्वानों के साथ वार्तालाप भी किया करता था। एक जैन विद्वान थे जिन प्रभासूरी, वह उनसे आधी रात तक बात करता रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा नहीं है कि अगर वह इस्लामिस्ट था तो वह कि बिल्कुल नैरो माइंडेड हो जाए, केवल इस्लाम के बारे में ही बात करे या औरों को अन्यथा समझे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऐसा भी बोला जाता है कि उसे सूफी लोग पसंद नहीं हुआ करते थे। वह सूफी लोग उसे पसंद नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद वह उसका आदर बहुत करता था। एक शेख थे अलाउद्दीन, वह उनका शिष्य बना और दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम ऐसा शासक था जो अजमेर में जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वह वहां पर जाता है और वहां पर चादर चढ़ाता है और सलार मसूद गाजी के मकबरे का भी वह दर्शन करता है। तो
मोहम्मद बिन तुगलक यद्यपि उसे पसंद नहीं था, सूफीवाद में वह भरोसा नहीं करता था, उसके बावजूद उसका इस प्रकार का कार्य करना, कह रहे कि वह उसे एक विशिष्टता की श्रेणी में डालकर खड़ा कर देता है। मोहम्मद बिन तुगलक चूंकि जनता के बारे में सोचता था, तो जनता के बारे में वह योजनाएं भी बनाएगा। तो योजनाएं बनाता है, कुछ सफल होता है, कुछ असफल हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर वह असफल ही है। अब इतिहासकार जो बर्नी हैं वो बेसिकली इन 5 कृत्यों को बतलाते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। द्वाप में राजस्व वृद्धि 1325 में, राजधानी परिवर्तन 1326-27 में, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में, और खुरासान और कराची का अभियान करते हैं 1303 और 1330 से 1331 के बीच में। अब हम एक एक करके हम उनके सारे प्रयासों के बारे में बात करेंगे कि देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का वह दूसरा शासक था जिसने भू राजस्व पर ध्यान दिया। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने ही भूमि संबंधी जो नीति के विकास में कि मीन बेसिकली एक विशिष्ट योजना बनाते हैं, विशिष्ट प्लानिंग करते हैं। मुगलों के शासनकाल में मीन इन्हीं के कृत्यों को आगे बढ़ा करके उसे विकसित किया गया, उसे परिपूर्ण किया गया था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने सूबों की आय व्यय का हिसाब करने के लिए क्या किया कि एक रजिस्टर का निर्माण करवाया तथा अपने सभी सूबेदारों को यह आदेश दिया कि आप सभी कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, कह रहे आप इन सभी का विवरण आप मुझे ऑन अ डेली बेसिस आप भेजोगे, आप मेरे पास भेजोगे। उसने लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के निरीक्षण वगैरह के लिए भी एक अधिकारियों की नियुक्ति की, एक शताधिकारी नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की। बेसिकली उसका काम क्या हुआ करता था कि वह 100 गांवों का लगान वसूल करके वह भेजता था सुल्तान के पास। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने रजिस्टर तैयार करवाया, प्रॉपर वसूली का कार्यक्रम तैयार किया, एक अधिकारी की नियुक्ति की। उसने अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए किया क्या कि उसका सबसे उपजाऊ क्षेत्र था दोआब का क्षेत्र। तो वह दोआब के उपजाऊ क्षेत्र में क्या करता है, अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए एक योजना बनाता है और 1/10 से लेकर के 1/20 तक की वह वृद्धि कर देता है। केवल इतना ही नहीं करता बल्कि चराई कर और घरी कर को वह बड़ी सख्ती से वसूलवाता है कि मीन राजस्व में वह वृद्धि करने के लिए अपने सबसे उपजाऊ क्षेत्र पर क्या करता है कि वह लगान में वृद्धि करवा देता है। लेकिन अब उसके प्रति कि मीन नेचर की कॉमेडी आप समझ लीजिए कि प्रकृति ने उसका एक तरह से विरोध ही किया। जैसे ही उसने दोआब के क्षेत्र में कि मीन लगान में उसने वसूली प्रारंभ की, उसने कर को बढ़ा दिया, कह रहे वहाँ पर क्या होता है अकाल पड़ जाता है। और अकाल केवल 1-2 साल का नहीं पड़ता है बल्कि वह एक लंबे समय तक टिका रह जाता है। करीब उसे ऐसी मान्यता है कि 5 से 7 वर्षों तक क्या होता है कि वह लगान में वृद्धि होती है और अकाल का प्रभाव रहता है। अब 1334 से 1335 ईस्वी तक ये बेसिकली यह अकाल प्रारंभ होता है और 7 वर्षों तक चलता है। किंतु इसके बावजूद जो इनके अधिकारी होते हैं कह रहे बड़ी सख्ती से पूरे राजस्व की वसूली करते हैं, पूरी निर्दयता पूर्वक वसूली करते हैं। इसकी वजह से जो किसान थे घबरा करके क्या करते हैं कि अपनी खड़ी फसलों को ही आग लगा दी और बेसिकली खेती करना उन्होंने छोड़ दिया। जो शक्तिशाली जमींदार थे उन्होंने लगान देने से इनकार कर दिया। जब मोहम्मद बिन तुगलक को यह बताया जाता है कि उसकी आज्ञा की अवज्ञा की जा रही है तो उसने बड़ी निर्ममता के साथ कि मीन सबको मार देने का आदेश दे देता है। इस विद्रोह को दबाता है वह। बर्नी जो एक इतिहासकार हैं वो कहते क्या हैं कि हजारों व्यक्ति मारे गए और जब उन्होंने बचने का प्रयास किया तब सुल्तान ने विभिन्न स्थानों पर आक्रमण किया तथा जंगली जानवरों की भांति उनका शिकार किया। ऐसा इतिहासकार बर्नी बोलते हैं कि मीन दोआब में कर की वृद्धि के पश्चात जब स्थिति सामान्य नहीं होती है तो वह इतनी मर्मता के साथ इतनी ज़्यादा वह कठोरता के साथ वह ये वाला कृत्य करता है। केवल ये तो उसका पहला काम था, दोआब में कर की वृद्धि का वह उसका पहला काम था। उसका दूसरा काम था राजधानी में परिवर्तन करना। राजधानी में परिवर्तन करने के लिए कारण बहुत से बताए जाते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला जाता है कि राजधानी में परिवर्तन करना कि मीन बेसिकली बर्नी, अगर आप बर्नी की सुने तो बर्नी कहता है कि सुल्तान चाहता था कि जो पूरी सत्ता का उसका केंद्र बिंदु है राजधानी वहाँ पर होनी चाहिए, इसलिए राजधानी में परिवर्तन किया गया। इब्न बतूता की अगर आप सुनोगे तो
वो कहते हैं कि दिल्ली के जो नागरिक थे मोहम्मद बिन तुगलक को असम्मानपूर्ण पत्र लिखा करते थे, तो इसकी वजह से वह राजधानी में परिवर्तन करता है। ठीक, अगर आप ईसामी की बात करोगे तो वो बोलेगा कि दिल्ली की जनता के बीच में और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में बैर भाव था, इसकी वजह से राजधानी में परिवर्तन किया गया। हबीबुल्ला की अगर आप बात सुनोगे तो वह बताएगा कि दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति का वह विकास करना चाहता था, अपने धर्म का प्रचार करना चाहता था और दक्षिण की संपन्नता का लाभ लेकर के वह अपनी इस शासन को और भी ज़्यादा बेहतर करना चाहता था। इसकी वजह से उसने राजधानी में परिवर्तन किया था। लेकिन अगर आधुनिक इतिहासकारों की माने तो राजधानी में पूर्ण रूप से परिवर्तन तो कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि डॉक्टर के.एम. निजामी ने कहा है कि समस्त जनता को जाने का आदेश नहीं दिया गया था, बल्कि केवल सरदार, शेख, उलेमा और उच्च वर्ग के व्यक्तियों को ही दौलताबाद जाने का आदेश दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ, अब इस बात के प्रमाण भी क्या मिलते हैं कि दिल्ली से दौलताबाद जब राजधानी में परिवर्तन किया गया है तो क्या सभी को भेज दिया गया था? कह रहे इस बात के प्रमाण मिलते नहीं हैं। कह रहे कि कुछ सिक्कों पर हमें मिला क्या है कि कुछ सिक्कों पर लिखा है तख्तगाहे दिल्ली, अर्थात मतलब उस वक्त राजधानी क्या थी? दिल्ली थी, तथा कुछ पर लिखा हुआ है तख्तगाहे दौलताबाद। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ वक्त के लिए दिल्ली राजधानी रही और कुछ वक्त के लिए दौलताबाद राजधानी रहती है। अब देखिए, राजधानी में परिवर्तन पूरा मतलब प्लानिंग के साथ नहीं किया गया था, यह बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद जाने की जो पूरी यात्रा थी वह 40 दिन की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए उसने व्यापक तैयारी की थी। 700 मील की लंबी सड़क, दोनों ओर वृक्ष लगाए गए, यात्रियों के ठहरने के लिए सरायों का निर्माण भी किया गया था, जिसमें भोजन, पानी आदि की, चिकित्सा की पूरी व्यवस्था हो, ताकि उन यात्रा करने वालों को कोई तकलीफ न हो। इसका मतलब यह हुआ कि उसने राजधानी में परिवर्तन तो पूरी प्लानिंग के साथ किया था। लेकिन अगेन फिर से उसके साथ फिर से वही दुर्भाग्य कि जब वह पहुंचता है तो माबर में, तमिलनाडु में माबर में एक विद्रोह हो जाता है। माबर के विद्रोह को दबाने के लिए वह सुल्तान स्वयं जाता है। तमिलनाडु में पड़ता है यह माबर वाला क्षेत्र। तो माबर में वह जाता है तो तभी होता क्या है कि वहाँ पर प्लेग नामक एक बीमारी फैल जाती है। अब प्लेग नामक बीमारी के फैलने की वजह से हुआ क्या कि सुल्तान स्वयं बीमार पड़ जाता है। अब सुल्तान अगर बीमार पड़ गया तो कुछ वक्त के लिए वह राजसत्ता से थोड़ा दूर हो जाता है। तो राजसत्ता से दूर होते ही लोगों ने एक, कहते हैं, उसके मृत्यु की एक अफवाह फैला दी। कि हुआ क्या कि जो दक्षिण के जितने भी राजे थे, जब जैसे उनको ये अफवाह समझ में आती है कि मोहम्मद बिन तुगलक मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो उन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक हुआ क्या कि अपना पूरा शाही राजपाट छोड़ करके वह 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, दिल्ली से 80 किलोमीटर की दूरी पर एक स्वर्गद्वारी नामक एक स्थान है, वो करीब 2 साल तक वहां पर रहता है। अब स्वर्गद्वारी से लौटने के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने किया क्या कि कृषि में विस्तार किया, एक वृहद योजना बनाई, प्लानिंग किया पूरा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी में परिवर्तन जब किया और जब वह प्लेग से पीड़ित हो जाता है तो अपनी राजसत्ता को छोड़ करके वह कुछ वक्त के लिए स्वर्गद्वारी नामक कन्नौज के निकट पड़ता है, तो स्वर्गद्वारी नामक स्थान पर रहता है। उसने फिर अपने सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि अब आप वापस से कहाँ पर आ जाओ, दौलताबाद से अब वापस से आप दिल्ली आ जाओ। लेकिन देखिए, एक बार अगर आप किसी को दिल्ली से दौलताबाद अगर आप भेज दिए हो तो जो अमीर वर्ग है, कह रहे वो तो बड़ी आसानी से अपना स्थान में परिवर्तन कर लेगा, लेकिन जो गरीब वन है, कह रहे कि वो ऐसा नहीं कर पाता है। हालांकि स्वर्गद्वारी से लौटने के पश्चात वह तमाम योजनाएं चलाता है ताकि इस पूरी यात्रा का जो प्रभाव है, कह रहे वो काफ़ी हद तक सिमट जाए या काफ़ी हद तक समाप्त हो जाए। वह कृषि संबंधी भी सुधार करता है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। अब हम इस राजधानी परिवर्तन के कुछ प्रमाण के बारे में जानेंगे कि देखिए, राजधानी परिवर्तन का एक जो प्रमुख अगर हम देखें उसका परिणाम हुआ, कह रहे वो कुछ ऐसा कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे, शेख बुरहानुद्दीन, वो इतने गरीब थे कि फिर वापस से दौलताबाद से वह दिल्ली आ नहीं सके। और राजधानी परिवर्तन के पश्चात उन्होंने किया क्या कि अपना पूरा जो धर्म का प्रचार प्रसार करना था, कह रहे वो फिर दक्षिण भारत में करते हैं। और ऐसी भी मान्यता है, ऐसा भी कहा जाता है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की जो नींव रखी थी वो शेख बुरहानुद्दीन ने ही रखी थी। मतलब एक तरह से जो इस्लाम का जो प्रचार प्रसार करना था, कह रहे कि वो शेख बुरहानुद्दीन ने ही किया था।
अब जो तीसरा कृत्य था उनका, वो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अब देखिए, ईरान में और चीन में कह रहे दोनों ही जगह पर इस सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया जा चुका था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उस वक्त कुछ इतिहासकार के ईसामी ही लिखते हैं कि उस वक्त पूरी दुनिया में चांदी की कमी हो गई थी और मोहम्मद बिन तुगलक के पूरे पूरे शासनकाल में कि मीन चांदी के ही सिक्के चलते थे। वह चांदी को बचाना चाहता था, चांदी को सेव करना चाहता था ताकि उसका क्षरण रुक जाए। तो उसके लिए उसने किया क्या कि सांकेतिक मुद्रा का उसने प्रचलन कर दिया। उसने दोकानी नामक एक नया सिक्का भी चलाया, दिनार नामक एक स्वर्ण मुद्रा भी चलाया। उसके चांदी का जो 140 ग्रेन का टंका था वो भी चलवाता है। सोने के सिक्के में सोने की मात्रा को उसने बढ़वा दिया था, 175 ग्रेन से 200 ग्रेन तक कर दिया था। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी बंद कर दिया था। मतलब उसमें उसने सिक्कों में इस प्रकार के संशोधन किए थे। उस समय चांदी के सिक्कों को टंका बोला जाता था और तांबे के सिक्कों को जीतल बोला जाता था। ठीक है। अब देखिए, प्रतीक मुद्रा अभी अरबी और फारसी वह दोनों में लिखे जाते थे। उस वक्त था क्या कि टकसाल वगैरह उतना सफल नहीं था, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, जटिल नहीं था। तो जिसकी वजह से जब कांसे नाम की कि मीन कांसे से बनी हुई जब सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक चलवाते हैं, तो हुआ क्या कि हर जगह, हर टकसाल पर मीन जगह जगह पर हुआ क्या कि मुद्राएं छपने लग जाती हैं। मतलब नकली मुद्राएं छपने लग जाती हैं। और लोगों ने किया क्या कि जो चांदी के सिक्के थे कह रहे वो तो अपने पास रख लिए और टकसालों के पास जाकर के कि मैंने जो कांसे की मुद्रा रहा करती थी कह रहे उसको अब खुद ही से छापना शुरू कर दिया। और ऐसा भी दिन आया कि जितने भी हिंदू परिवार थे, जो हिंदू टकसाल थे कह रहे उनके पास हुआ क्या कि वो एक तरह से जो राजसी मुद्रा के उनके पास ढेर लगा होता था। जो मतलब तो इससे हुआ क्या कि जो राजसी मुद्रा था कह रहे उसकी वैल्यू गिर जाती है और विदेशी यहाँ पर अपना सामान बेचने के लिए बिल्कुल भी आते नहीं हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जब अपनी उस गलती का एहसास होता है कि मेरी सांकेतिक मुद्रा तो हर कोई नकली छाप दे रहा है, तो वह करता क्या है कि वह पुनः चांदी की मुद्रा ही कि मीन चलाने का प्रयास करता है और उन सभी नकली मुद्राओं को कि मीन चांदी में फिर से परिवर्तन करता है, जिससे होता क्या है कि राजस्व की हानि बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब उस वक्त के अगर हम इतिहासकारों की अगर हम मान लें तो एडवर्ड टॉमस, कर्नल वुल और नेल्सन राइट इन सभी ने बोला क्या कि जो उसका रेशियो था सोने और चांदी का कह रहे हैं वो कुछ इसी प्रकार से का था। जो चीन के कुबलई खां थे कह रहे कि उन्होंने भी ये मुद्रा चलवाई थी, लेकिन वहाँ पर सफल रही थी। लेकिन जब ईरान के शासक ने चलाई तो वह सांकेतिक मुद्रा असफल रही थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कैलकुलेशन किया और उसने सोचा कि अब हम अपने यहाँ भी अगर ये सांकेतिक मुद्रा चला दें तो सफल हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नकली मुद्राएं लोग घरों घरों में क्या करने लग जाते हैं, छापने लग जाते हैं। तो उसकी इस प्रकार की जो सांकेतिक मुद्रा रहती है कह रहे वो पूरी तरह से असफल हो जाती है और राजस्व का एक बड़ा नुकसान होता है। उसकी अगली योजना थी खुरासान का अभियान। देखिए हुआ क्या कि ईरान और तुर्की इन दोनों के बीच में मतभेद होता है और मिडिल ईस्ट में एक शून्यता आ जाती है। उसी का लाभ लेने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किया क्या कि अपनी एक बड़ी सेना को तैयार की, कहा कि अब हम जाएंगे मिडिल ईस्ट पर शासन करने के लिए, ईरान या टर्किस में हम जाएंगे। उसके लिए उसने पूरी योजना भी बना ली थी कि 3,70,000 की सेना का भी निर्माण कर लिया। सोचा कि अब हम खुरासान में चढ़ाई करेंगे। उसने 1 वर्ष का कि अग्रिम वेतन भी अपने सेनानियों को दे दिया ताकि उनको ये महसूस, चूँकि एक लंबी यात्रा थी, भारत से ईरान जाने की यात्रा लंबी यात्रा हुआ करती थी, तो वो अपने परिवारों को 1 वर्ष का अगर अग्रिम धनराशि दे देंगे तो उनके परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक सोचता था और इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन जब तक वो अभियान करता तब तक हुआ क्या कि ईरान और टर्की के बीच में मतभेद समाप्त हो जाते हैं। उसकी जो ये योजना थी वह असफल हो जाती है। वह फिर विचार त्याग देता है कि वह खुरासान में वापस आक्रमण करेगा। अब देखिए, जब उसने विचार त्यागा तो उसको अपनी सेना में परिवर्तन भी करना पड़ेगा। सेना में परिवर्तन कैसे करेगा कि अब जो 3,70,000 की जो सेना है कह रहे हैं अब इसको कम भी करेगा। तो जब कम करेगा तो जो सेना होगी वो बेसिकली इनका विरोध भी तो करेगी। किसी को नौकरी पर आप रखोगे फिर आप उसे नौकरी से निकाल दोगे तो वो भी उसका विरोध तो करेंगे ही ना। किंतु सुल्तान इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है और फिर वापस से उन्हीं विरोधियों का बिल्कुल अपने तरीके से इसका दमन करता है।
फिर जो उसका अगला अभियान था वो कराचील का अभियान था। कराचील अभियान का मतलब ये हुआ कि जो तराई वाला क्षेत्र हुआ करता था हिमाचल प्रदेश की, ये वहाँ की बात है। तराई वाला क्षेत्र वो वहाँ की बात है, जो कि आधुनिक कुमायूं जिले में पड़ता है। बेसिकली जो उसका उद्देश्य था, कह रहे हैं वो बड़ा बड़ा ही सीमित था। वह सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसकी वजह से वह करता क्या है कि ये कराचील का अभियान करता है। कराचील अभियान के लिए उसने जिस राजा को भेजा था, ठीक है, एक उसने बेसिकली एक जिदिया शहर पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना को भेजा था। तो सुल्तान ने जिदिया शहर से आगे बढ़ने के लिए सेना को मना किया था। किंतु होता क्या है कि जिदिया शहर पर उसकी जब जो उसके सेनापति रहते हैं वो उस पर जिदिया शहर पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, तो अपनी सफलता से प्रफुल्लित होकर के करते क्या है कि जो तिब्बत का जो आगे आगे वाला रीजन रहता है, क्या तिब्बत पर भी वो चढ़ाई कर देते हैं। तो वो कौन सा सेनानायक था जिसको भेजा गया था कराचील के अभियान के लिए? मलिक खुसरो। तो मलिक खुसरो क्या करता है कि और आगे बढ़ता चला जाता है। किंतु होता यह है कि वहाँ पर मौसम बदल जाता है। तिब्बत वाले रीजन पहाड़ी वाले रीजन है, तो मौसम के परिवर्तन की वजह से जो यहाँ की सेना थी, करे वो इसकी आदि थी नहीं, तो काफ़ी लोग बीमार पड़ जाते हैं और काफ़ी लोगों को घेर लिया जाता है और वो बेसिकली हार जाते हैं। वो जो उसका परिणाम होता है, इसलिए कराचील का जो अभियान है वो पूरी तरह से असफल बोला जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा दृष्टिकोण भी है कि उस वक्त तो इसका लाभ नहीं मिलता है, लेकिन कुछ वर्ष के पश्चात हुआ क्या कि जो वहाँ का राजा था, तिब्बत वाले रीजन का राजा था, वह मोहम्मद बिन तुगलक से संधि करने के लिए और तराई क्षेत्र का उपयोग करने के बदले में उसे एक निश्चित धनराशि भी भिजवाना प्रारंभ कर देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि कराचील का अभियान पूरी तरह से असफल तो नहीं माना जा सकता है। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के काल के विद्रोहों के बारे में देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में देखिए 1333 ईस्वी में इब्न बतूता आते हैं यहाँ पर, और इब्न बतूता इनके बारे में बहुत काफ़ी कुछ लिखेंगे। फिर इब्न बतूता को काजी का पद दे करके 1342 ईस्वी में चीन भी भेजा जाता है। तो सबसे ज़्यादा विद्रोह इन्हीं के काल में हुआ था। सबसे ज़्यादा जो साम्राज्य का विस्तार था, करे वो भी इन्हीं के काल में था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार था। करीब 23 प्रांत थी इनके अंडर कंट्रोल में, लेकिन सबसे ज़्यादा विद्रोह भी इन्हीं के काल में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो विद्रोह होता है सभी विद्रोह में, वो भी साउथ में ही होता है, विजयनगर में ही। विजयनगर में नहीं, मतलब साउथ में ही सबसे ज़्यादा विद्रोह होता है। उनमें से सारे विद्रोह तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो काफ़ी कुछ, लेकिन हम विजयनगर के बारे में बात करेंगे और बहमनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब साउथ में, दक्षिण भारत में काफ़ी विद्रोह होता है। तो उन्हीं विद्रोहों को दबाते दबाते हुआ क्या कि जब मोहम्मद बिन तुगलक कि मीन साउथ से जब वो नॉर्थ इंडिया चले जाते हैं कुछ वक्त के लिए, तो हरिहर और बुक्का को यहाँ पर स्पेस मिलता है और वो यहाँ पर विजयनगर की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। तो वेरी सिमिलर केस होता है यहाँ देवनिगरी वाले केस में कि गुजरात में कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया था। अब गुजरात में बेसिकली एक व्यक्ति था, एक जात, एक व्यक्ति, क्या बोलो आप बोलेंगे, एक वो कास्ट ही बोलते हैं उसको, सादा नामक लोग रहा करते थे। सादा बेसिकली थे कौन? ये मुगल ही थे कि भी जो मंगोल के जो अधिकारी हुआ करते थे उन्हीं को सदा कहा जाता था। सुल्तान के काल में उनको संरक्षण प्राप्त था, तो वह गुजरात में उसका विद्रोह कर देते हैं। तो गुजरात में जब सदा विद्रोह करते हैं तो उनको दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक खुद जाता है, और मोहम्मद बिन तुगलक जब जाता है दबाने के लिए तो वो लोग भाग करके देवगिरी चले जाते हैं, ठीक है। और जब देवगिरी पे जब वो फॉलोअप करने की कोशिश करता है तो जो विद्रोही जो सदा थे उनको ये बात पता चल जाता है कि अब ये मोहम्मद बिन तुगलक हमको छोड़ने वाला है नहीं, अब हमको ये मार ही देगा। तो भी वहाँ पर क्या किया, उन्होंने फिर से विद्रोह कर दिया। तो देवगिरी पर अधिकार मोहम्मद बिन तुगलक करके जब वहाँ से मूव करता है, जब वहाँ से जा रहा होता है, तभी जो अलाउद्दीन बहमन शाह होता है, कह रहे हैं वो वापस से देवगिरी पर कब्जा कर लेता है और 1347 ईस्वी में क्या करता है, बहमनी राज्य की वहाँ पर स्थापना कर देता है। 1336 ईस्वी में इसी शून्यता का लाभ उठा करके हरिहर और बुक्का ने भी ये वाला काम किया था कि विजयनगर की स्थापना कर दी थी, और हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना कर ली थी। मोहम्मद बिन तुगलक का जो अंतिम विद्रोह था वो तगी का विद्रोह था। मोहम्मद बिन तुगलक जब देवगिरी के विद्रोह को दबाने के लिए जब गुजरात गए हुए थे और फिर वहाँ से जब वापस जब वो दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तो
तगियों को यह बात पता चल जाती है और तगी क्या करते हैं कि सुल्तान की इस शून्यता का, अनुपस्थिति का पूरा लाभ उठाते हैं और वह विद्रोह कर देते हैं। तो सुल्तान को जब पता चलता है तो सुल्तान तगी के खिलाफ चढ़ाई कर देता है, लड़ने के लिए चला जाता है। तगी वहां से भाग करके वो थट्टा के पास चले जाते हैं, मतलब सिंध के नीचे वाले रीजन में वो चले जाते हैं। सुल्तान उनका पीछा करता रहता है। लेकिन मार्च में होता क्या है कि 20 मार्च 1351 में उसकी ज्वर से मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? मोहम्मद बिन तुगलक की। अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए बदायूनी ने लिखा है कि राजा को अपनी जनता से और जनता को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। इसी संबंध में बर्नी ने भी लिखा है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। अब देखिए, सुल्तान ने केवल इतना ही काम नहीं किया हुआ था कि जितना कि 4-5 योजनाएं बनाई, केवल इतना ही नहीं था। जियाउद्दीन बर्नी को उसने 17 वर्षों तक अपने शासनकाल या अपने राज दरबार में रखा था, जिसने तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांगीरी की रचना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बद्र ए चाच मिन बदरुद्दीन नामक एक कवि था, जिसने सुल्तान की प्रशंसा में कसीदों की रचना की। इसकी रचनाओं में दीवान चाच और शाहनामा प्रमुख है। शाहनामा की रचना किसने की थी? बद्र चाच या बदरुद्दीन ने की थी। शाहनामा मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और उसकी शिक्षा में अभिरुचि भी थी। इसकी वजह से वह शाहनामा में उसके बारे में इस प्रकार की बातें लिखी जाती हैं। उसने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया था। अदलाबाद नामक किले का भी निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। उसने दिल्ली में राय पिथौरा और श्रीनगर के मध्य जहांपनाह नामक नगर भी बसाया था, जिसे चौथा नगर भी बोला जाता है। ईरानी चित्रकार शाहपुर ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की एक संगीत गोष्ठी का भी चित्रण किया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, हमने वो सारी बातों को डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।